The 19th century. Children, women and workers. इन पर क्या प्रभाव पड़ा? In late 19th century, primary education became compulsory. And now the children's press started publishing books only for children collection, and compilation of folk tales was started. चूँकि यूरोप के अंदर वहाँ पे 19th सेंचुरी से पहले बहुत अशिक्षा का माहौल था, स्कूल्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, शिक्षा की दर यानी लिटरेसी बहुत ज़्यादा नहीं थी, और लिटरेसी ज़्यादा ना होने की वजह से आप कह सकते हो गहन अज्ञान के गहन अंधकार में पूरा यूरोपीय महाद्वीप वहाँ पे डूबा हुआ था। लेकिन अब चूँकि स्कूल खुलने लगे, एजुकेशन कंपलसरी हो गई और न्यू चिल्ड्रन प्रेस स्टार्ट हुई जिन्होंने बच्चों के लिए किताबें छापनी शुरू की, तब ऐसे में जर्मनी के अंदर ग्रिम ब्रदर्स बहुत पॉपुलर हो गए। उन्होंने फोक टेल्स छापी, परी कथाएँ छापी, लोक कथाएँ छापी, फेरी टेल्स और फोक टेल्स, और पेनी मैगजीन्स भी यूरोप के अंदर पब्लिश की जाती थी वुमेन के लिए। लीडिंग लाइब्रेरीज़ अब एस्टेब्लिश हो चुकी थी। जो आज लीडिंग लाइब्रेरीज़ हैं वो उस समय उनका एग्जिस्टेंस में आई। वो शॉर्ट एंड वर्किंग डेज गेव वर्कर्स टाइम टू रीड एंड राइट। चूँकि अलग अलग आंदोलन हो रहे थे, फैक्ट्री मज़दूरों के लिए कोशिश की जा रही थी कि उनके काम के घंटे निश्चित किए जाएं, 8-10 घंटे वो काम करें तो बाकी समय में अब वो पढ़ सकते थे। इसके अलावा फर्दर इनोवेशंस हुई, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग इम्प्रूव हुई और सीरीज़ ऑफ इनोवेशंस हुई। सब में धीरे धीरे सतत विकास होता गया टेक्नोलॉजी में। प्रिंटिंग प्रेस की पावर ड्राइवन मशीनें आ गई, सिलेंड्रिकल प्रेसेस आ गई और इससे फर्दर परफेक्शन आता चला गया। और मशीनें जो हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस जो हैं, वो पहले से ज़्यादा स्पीड पे अब काम करने लगी बच्चों। ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, वहाँ पर ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मोटर ड्राइवन प्रेस से काम करने की स्पीड और बढ़ गई। ठीक है, पहले हैंड ड्राइवन होती थी, अब इलेक्ट्रिकल ड्राइवन हो गई। पहले ऊपर से कोई नीचे की तरफ दबा के कागज़ की छपाई की जाती थी। ठीक है, अभी सिलेंडर पे चलता था पेपर, तो सिलेंड्रिकल प्रेस आ गई। वो रोलिंग टाइप वर्किंग का जो है काम हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ गया। ठीक है, रोलर्स आ गए ना, तो रोलर में आप ये पेपर दो तो रोलर ऑटोमेटिक रोलर में पहुंचता है और रोलर सब कुछ ऑटोमेशन हो गया। ऑटोमेशन होने से मशीनें बहुत फास्ट हो गई। मेथड ऑफ फीडिंग पेपर वॉज इम्प्रूव्ड। पेपर फीडिंग पहले हाथ से होती थी, हाथ से कागज़ उठा के दिया जाता था मशीन के अंदर, अब वो ऑटोमेटिक पेपर फीडिंग हो गई। प्लेट क्वालिटी इम्प्रूव हो गई और क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग भी अब इम्प्रूव हो गई। चीपर, फास्टर, बेटर प्रिंटिंग गेव बर्थ टू न्यू काइंड ऑफ प्रिंटिंग कल्चर एंड सीरियलाइज्ड नॉवेल्स वर स्टार्टेड। अब नई नई तकनीक आने से चीज़ें फास्ट हो गई और केवल छपाई फास्ट नहीं हुई, पुस्तकों को देखने का नज़रिया भी बदल गया। अब ऐसे ऐसे मोटे मोटे भारी भारी नॉवेल्स भी छापे जाने लगे जो सीरीज में चलते थे, जैसे शार्लॉक होम्स, एक के बाद एक शार्लॉक होम्स की कहानियाँ आती थी। इस तरह से बहुत सारे सीरीज नॉवेल्स शुरू हो गए। ड्यूरिंग डिप्रेशन ईयर्स चीप पेपर बैक एडिशंस वर प्रिंटेड। जिस समय वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आया 1931 के आसपास, उस समय पूरे वर्ल्ड में यही किताबों का बोलबाला था। जो चीप पेपर बैक वर्क्स एडिशंस थे, हर किताब के चीप, सस्ते, हल्के कागज़ पर, सस्ते कागज़ पर जो चीज़ें किताबें छापे जाने लगी और उनकी डिमांड बढ़ती गई। इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। बच्चों, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंटिंग। इंडिया हैज़ द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिटन ऑन पाम लीव्स और हैंड मेड पेपर्स, बट इट वॉज फ्रेगाइल एंड एक्सपेंसिव। ठीक है, या तो पाम की लीव्स पर या हाथ से बने हुए मोटे पेपर पर
मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी इंडिया के अंदर, और बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी। और पुराने प्राचीन काल से ही हमारे जो बड़े बड़े नालंदा, तक्षशिला और जितनी इनकी लाइब्रेरीज थी उनमें हज़ारों हज़ार पुस्तकें थी। लेकिन ये फ्रेगाइल थी, एक्सपेंसिव थी, इजीली इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था, इनको हैंडल करना आसान नहीं था, और स्टूडेंट्स उनको ओरली यूज़ किया करते थे कि ओरली चीज़ों को लर्न कर लें, वो इसके लिए बुक्स को यूज़ करता था, कंठस्थ कर लिया जाता था चीज़ों को। प्रिंट केम टू इंडिया, पोर्तुगीज ब्रॉट प्रिंट टू इंडिया। पुर्तगाली लोग सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लेके आए। बुक्स वर पब्लिश्ड बाय जेसुइट प्रेस प्रीस्ट, और जेसुइट जो प्रीस्ट थे उनके द्वारा बुक्स की शुरुआत हुई। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के अंदर, कोंकणी, कनारा, इन सब भाषाओं के अंदर उन्होंने अपना धार्मिक साहित्य छापना शुरू किया। बाइबल्स की कॉपीज छापनी शुरू की। बाइबल की कॉपीज छापने से उन्होंने अपने धर्म में के प्रचार के लिए भी उसका यूज़ किया। ईस्ट इंडिया कंपनी इंपोर्टेड प्रेस ड्यूरिंग 1650s, एंड देन इंग्लिश प्रिंटिंग स्टार्टेड इन इंडिया। जेम्स ऑगस्टस हिकी edited Bengal Gazette, brought out by Gangadhar Bhattacharya. From 1780s it started working. In his paper Bengal Gazette, he criticized the British government regarding slave trade, and Hickey was persecuted for it. British government wanted to counter any information against British Raj being published. देखिए शुरुआत में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी खुद प्रेस लेके आई, उधर फिर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, प्राइवेट पब्लिशर्स भी आ गए, अंग्रेजी में लेखन शुरू हो गया, उसकी छपाई शुरू हो गई, समाचार पत्र पत्रिकाएं भी ऑब्वियसली वहाँ पे शुरू हो गए। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गजट नाम के अखबार की शुरुआत की, जिसे लेकर आए थे वो एडिटर थे, और जिसकी स्थापना की थी गंगाधर भट्टाचार्य ने 1780s से। अपने पेपर्स में वो क्या करते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना किया करते थे। ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी आलोचना की जाती थी कि वो स्लेव ट्रेड करती है, मानव का व्यापार, दास व्यापार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, जो कि अनैतिक है। इस तरह की वहाँ पे आर्टिकल्स वो लोग छापने लगे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पसंद नहीं था किसी भी एंगल से कि उनकी बुराई की जाए, क्योंकि वो बुराई, चूँकि जिसके एडिटर वहाँ पर ब्रिटिशर हैं, उस अखबार से यदि बुराई हो रही है तो उस अखबार को ब्रिटिश संसद में रखा जा सकता था कि देखिए आप ये काम कर रहे हैं, और हमारे एक ब्रिटिश मैन ही इस बात को कह रहे हैं कि आप ये गलत काम में इन्वॉल्व हैं, तो उन पर दबाव बन सकता था, उनके व्यापार के लिए भयानक स्थिति हो सकती थी। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको प्रोसिक्यूट किया, सज़ा दी गई इस बात की कि आवाज़ उठा रहे हैं आप हमारे खिलाफ, और इस तरह से प्रेस पर धीरे धीरे कुछ प्रतिबंधों के साथ प्रेस का विकास होता गया। रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड द पब्लिक डिबेट। अब इंडिया में किस तरह से रिफॉर्म हुआ, किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस उसकी मददगार बनी। नंबर 1 देखते हैं, सोशल रिफॉर्म्स, डिबेट्स, कन्फ्रंटेशन अराउंड रिलीजियस इश्यूज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में भी वही हुआ जो यूरोप में हुआ था, डिबेट्स होनी शुरू हुई, और डिबेट्स के साथ में कन्फ्रंटेशन हुआ, आमना सामना हुआ विचारों का। अलग अलग विचार जो थे, पक्ष और विपक्ष तैयार हुए, और पक्ष विपक्ष में रिलीजियस इश्यूज़ के ऊपर बहस होनी शुरू हो गई। न्यू आइडियाज़ इमर्ज, नए नए विचार इमर्ज होकर आने लगे। देयर वॉज स्ट्रॉन्ग कन्फ्रंटेशन बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। जो भारतीय हिंदू दर्शन के मानने वाले थे प्राचीन काल के, उनके बीच में, और समाज सुधारकों के बीच में, जो समाज में नया कुछ लाना चाहते थे पाश्चात्य शिक्षा से प्रेरित होकर, उनके बीच में आपस में कन्फ्रंटेशन हुई। काउंटर पब्लिकेशंस वर देयर टू प्रूव देयर पॉइंट। अपनी अपनी बात को साबित करने के लिए वहाँ पे लोग काउंटर पब्लिकेशन कर रहे थे। एक पब्लिकेशन है जो भारतीय साहित्य को पब्लिश कर रहा है, दूसरा पब्लिशर है जो सुधारक की बात को पब्लिश कर रहा है। सोशल इविल्स लाइक विडो इमोलेशन, विधवा के साथ जो दुर्व्यवहार होता था उसके प्रति, चाइल्ड मैरिज के विरोध में, सती व्यवस्था के विरोध में, पर्दा प्रथा के विरोध में डिबेट होने लगी न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन्स के अंदर। और राजा राममोहन रॉय ने फेवर किया सुधारों को
कि हिंदू धर्म में सुधार होने चाहिए, उन्होंने संवाद कौमुदी नामक एक पत्रिका निकाली 1921 में। ठीक है, संवाद कौमुदी। और एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन्ड समाचार चंद्रिका, इसके विपक्ष में जो हिंदू धर्म के पक्षकार थे उन्होंने अपना एक समाचार चंद्रिका नामक पत्र शुरू किया टू अपोज हिज ओपिनियन, ताकि वो राजा राम मोहन रॉय के विचारों को काउंटर कर सकें, उससे अपने धर्म का बचाव कर सकें। अच्छा, मुस्लिम धर्म पर भी प्रभाव पड़ा होगा, नो डाउट। फियर अमंग मुस्लिम्स, कोलैप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज मेड उलेमाज एंग्जियस। जो ये देखिए, तुर्की साम्राज्य का पतन हो रहा था, तुर्की में खिलाफत का पतन हो गया, खलीफा जो है उसकी सत्ता को समाप्त कर दिया गया। तो मुस्लिम उलेमाज जो थे वो इसके लिए चिंतित थे, उन्हें ये भय सता रहा था कि कन्वर्जन होगा और जो है मुस्लिम पर्सनल लॉज के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। मुस्लिम्स का जो पर्सनल लॉ है, मुस्लिमों का जो धर्म अपना आचरण करने का अपना जो सामाजिक तरीका है उसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी। उन्हें भी अपना डर सताने लगा। बिगेन उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ होली स्क्रिप्चर्स, पब्लिश्ड फतवाज क्वेश्चनिंग मुस्लिम्स अबाउट देयर कंडक्ट। देखिए, कई सारी चीज़ें उन्होंने भी की। देवबंद सेमिनारी was established in 1867 to explain the meaning of Islamic doctrines. Urdu was their main language. अब जब ये डर उन्हें सताने लगा कि उनके धर्म में कहीं ऐसा ना हो कि उनका धर्म छेड़छाड़ करके परिवर्तित कर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनके धर्म के लोगों का परिवर्तन कर दिया जाए और उन्हें मुस्लिम से ईसाई बना दिया जाए या हिंदू बना लिया जाए, तो उन्होंने उर्दू ट्रांसलेशन जो है होली स्क्रिप्चर्स की अपनी शुरू की। उन्होंने फतवे निकालने शुरू किए और फतवे में वो क्या करते थे, फतवा था क्या कि फतवे में वो मुस्लिम्स को क्वेश्चन करते थे कि किस तरह का उन्हें आचार व्यवहार करना है, उसके बारे में वो फतवा निकालते थे। फतवे का बेसिक पर्पज़ ये था कि मुस्लिम समाज को इस चीज़ के प्रति आगाह किया जाए कि आपको ये काम करने हैं और ये नहीं करने, ये उचित है, ये नहीं, ये उचित नहीं है। इस तरह की जानकारी मुस्लिम समाज को देने के लिए फतवा व्यवस्था शुरू की उन्होंने। देवबंद सेमिनरी जो थी, जो देवबंद नाम का इनका डिसिप्लिन था, उसकी स्थापना हुई 1867 के अंदर टू एक्सप्लेन। और उसका पर्पज़ क्या था उस संस्था का, देवबंद मदरसे का, कि वो इस्लामिक जो समाज है उसकी जो नियम है, कायदे कानून है, उसको जो है लोगों को समझाए। उर्दू उनकी मेन लैंग्वेज रही काम करने के लिए। प्रिंट एंड द उलेमाज, प्रिंट एनकरेज्ड रिलीजन इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रिंट शुरू हुआ, धर्म का वहाँ पे विकास हुआ। और देखिए क्या है कि ब्रिटिश लैंग्वेज में जितने भी ज़्यादातर जो लेख छापे गए वो ब्रिटिश लोगों से प्रभावित थे, लेकिन जो भारतीय धर्म परंपराओं का समर्थन करते थे उन्होंने यही पसंद किया कि वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में लेख लिखें, क्षेत्रीय भाषाओं में वो अपने धर्म का बचाव करें, ताकि उस पर ज़्यादा निगाह जो है इनकी ब्रिटिशर्स की ना पड़ पाए। ब्रिटिश उस भाषा को समझ नहीं पाएगा, तो उसके लिए उन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषा को प्रयोग किया। चीप लिथोग्राफिक एडिशंस ऑफ रिलीजियस बुक्स फ्लडेड द मार्केट्स। सस्ते प्रकाशन बहुत सारी किताबों के आ गए वहाँ पर। रिलीजियस टेक्स्ट वर वाइडली रेड, डिस्कस्ड एंड डिबेटेड। धर्म पर बहुत सारी छपाई हो रही थी और डिस्कशंस हो रहे थे, डिबेट्स हो रहे थे। न्यूज़पेपर एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल क्रिएटेड पैन इंडियन आइडेंटिटीज़। और देखिए, चूँकि नए नए मटेरियल आ रहे थे प्रिंटेड, और एक लेखक का लेख केवल ऐसा नहीं है कि बंगाल का लेखक है तो उसे बंगाल में ही पढ़ा जा रहा है, वो पूरे देश में पढ़ा जा रहा था। तो पैन इंडियन आइडेंटिटी का डेवलपमेंट हुआ। इससे कहीं पूरे देश के लिए, पूरे देश में एकत्व की भावना का भी विकास हुआ। लोगों के मन में अपनी राष्ट्रीयता के प्रति जागरूकता आई प्रिंट के द्वारा, और लोगों के मन में अपना एक समान विचार डेवलप हुआ धर्म के बारे में, समाज के बारे में। और लोगों के मन में नेताओं को भी अपना एक देश का, पूरे देश का एक नेता मानने का एक जैसे प्रचलन हुआ कि हमारा ये नेता पूरे देश का नेता है। राष्ट्रीय नेता के रूप में लोग विख्यात होने शुरू हो गए।